सेकंड नेचुरल सोर्स डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से कुदरती गैस कहते हैं, इसको मिनरल गैस भी कहते हैं, मादनी गैस, और पाकिस्तान में इसको सुई गैस भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको सुई गैस इसलिए कहते हैं बिकॉज पाकिस्तान में सुई के मकाम से ये निकलती है, बलूचिस्तान में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुई गैस। जैसे आपने बिल में भी लिखा होता है SSGC, सुई साउदर्न गैस कंपनी, ठीक है, चूँकि दैट इज सुई गैस जिसको हम कहते हैं। तो नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम की तरह क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, देखो दो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं, एक फॉसिल फ्यूल हमारे पास है दैट इज़ पेट्रोलियम, और दूसरा है नेचुरल गैस। ये भी एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, लेकिन ये प्लांट से नहीं बनते बल्कि एनिमल से बनते हैं, जो नेचुरल गैस होता है। और पेट्रोलियम भी इसी तरह से बनता है कि लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब दुनिया में ऑक्सीजन गैस की कमी थी, जब ऑक्सीजन गैस जो है 21% नहीं थी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने पैदा किया बहुत सारे जानवरों को समंदर के अंदर, टार्डिग्रेड्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो वो जानवर क्या करते थे, उनकी ये प्लांट जैसा प्रोसेस था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते थे, और बड़ी तादाद में वो करते थे। इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन गैस से भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 21% ऑक्सीजन गैस की जो है वो एटमॉस्फेयर में आ गई। अब जाहिर सी बात है कि अब उन कीड़ों की, उन लिविंग स्पीशीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तो उनको क्या कर दिया गया कि उनको अल्लाह ताला ने के हुक्म से उनको मार दिया गया, वो मर गए किसी तरह से। और मरने के बाद वो छोटे छोटे कीड़े जिनसे पूरा समंदर भरा हुआ था, वो सब ज़मीन में मिल गए, और जब ज़मीन के अंदर गए, जाते गए तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई, उनकी बॉडी से चर्बी या गोश्त या जो चीज़ें थी ना, वो डिकम्पोज होकर जमा होना शुरू हो गई, और वही चीज़ें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद वो सारे जो कार्बन कंपाउंड्स बॉडी में थे वो पेट्रोलियम की सूरत अख्तियार कर गए। तो अब क्या होता है कि जब उनकी बॉडी गलनी शुरू हुई ना, तो उनके बॉडी के चारों तरफ एक लाइम स्टोन की लेयर आ गई, लाइम स्टोन की, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम गई, तो उनकी बॉडी का तो सब कुछ खत्म हो गया, हड्डी हो गई, या फिर उसकी बॉडी में फैट्स थे, या जो उनकी बॉडी में गोश्त था, सब खत्म हो गया उस जानवर के। लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी का जो शेप था वो पूरा लाइम स्टोन पे जो है वो नक्श हो गया। उसी को जब ज़मीन से गड़ा करके जब निकालते हैं ना, तो इस तरह के पत्थर निकलते ज़मीन के अंदर से, जिसमें किसी भी पुराने ज़माने की, किसी बहुत पुराने किसी स्पीशीज़ की क्या उसकी वर्टिब्रल कॉलम या उसके डिफरेंट बोन्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है, उसी को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं फॉसिल, ठीक है। तो उसी फॉसिल से पता लगता है कि ये किस तरह से जो है लाइफ की ओरिजिनेशन हुई, कैम्ब्रियन एरा कितना पुराना था, प्री कैम्ब्रियन कितना पुराना था, समझ गए। वो बायोलॉजी में पूरा पढ़ता डिफरेंट एरास के बारे में लाइफ के। तो इसलिए हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये करोड़ों साल पहले मरे हुए जानवर जो फॉसिल बन चुके हैं, उनके जिस्म से निकला हुआ ये पूरा जो लिक्विड था या फैट था, वो सब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुआ। तो जब आप जो है वो जब आप बाइक लेकर जाते हैं, और जब आप बाइक को पेट्रोलियम स्टेशन पर लेकर जाते हैं, पेट्रोल पंप पे लेकर जाते हैं, और जब आप पेट्रोल फिल करवा रहे होते हैं, तो एक्चुअली में आप लाखों साल पहले मरे हुए जानवरों की डॉट बॉडी अपने पेट्रोल की टंकी में डलवा रहे होते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ हैं। लिटरली कहा जाए तो साइंटिफिकली हम उनको ये बात मानते हैं, और ये रियली प्रूफ भी बातें हैं, वरना कहाँ से है ज़मीन के अंदर ये, इसके आपके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ का। इसलिए हम इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल से हासिल हुआ। तो देयर आर 2 फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। अब इसकी सोर्स के बारे में बता दूं कि जो फॉसिल फ्यूल है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से क्या मुराद है कि इसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। ये एक बार अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपको वापस नहीं हासिल हो सकता ये, ठीक है। जैसे ज़मीन से है ना लोग पेट्रोलियम निकालने, गैस निकालने, एक दिन ऐसा आएगा जब सारा का सारा गैस निकल जाएगा, पेट्रोलियम निकल जाएगी, दुनिया में पेट्रोलियम और गैस बचेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है वो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। अब लेकिन कुछ हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं। जैसे नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हमारे पास है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है। देखा है ना आपने समंदर, चूँकि जब तक सूरज है मौजूद तब तक वो एनर्जी हमें आ सकती है सोलर पैनल के थ्रू, और जिस दिन सूरज ख़त्म होगा, सूरज फटेगा धमाके से, उस दिन वो एनर्जी सोर्स खत्म होगा। और आपको पता है जिस लम्हे सूरज खत का खात्मा होगा उसी लम्हे ज़मीन का खात्मा भी हो जाएगा क़यामत वाले दिन, जब सूरज सवानेज़े पर आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सन के जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल से मराद ये कि वो बार बार आपको मिलता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। कभी दुनिया में एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा कि पेट्रोल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, गैस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस, लेकिन सोलर एनर्जी दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए तो ज़्यादातर चीज़ों को सोलर पैनल पे हम लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को डिफरेंट घरों पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है, ज़रूरी है ये, ठीक है। तो
अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बोलने वाला उसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है? ओके। तो होता है क्या है कि सोलर पैनल का ये काम पूरे पाकिस्तान में तेज़ी के साथ चल रहा है, ठीक है? और लाहौर के अंदर आपको पता है बड़ी तादाद में सोलर पैनल लगाए गए हैं। 25% आबादी लाहौर की सोलर पैनल पे चलती है। 25% आबादी, 4 घर में से 1 घर में लगा हुआ है। और वहाँ पता है लेस्को ने एक फ़ायदा दिया उनको, लेस्को ने वहाँ पर एक फ़ायदा दिया है। वापस आते हैं, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मतलब जिसको जो क्या है कि एक बार ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, दोबारा वापस नहीं आ सकता। नेचुरल गैस ऑब्टेन किस तरह से किया जाता है? 2 तरह के वेल से, कुएं से हासिल किया जाता है। एक हमारे पास कहलाता है कंडेंसेटेड वेल, कंडेंसेटेड वेल, और एक हमारे पास कहलाता है नॉन कंडेंसेटेड वेल। ज़रा समझो दोनों में, वेल मतलब है कुआं, ठीक है? कंडेंसेटेड वेल और नॉन कंडेंसेटेड वेल। कंडेंसेटेड वेल क्या होगा? जिसके अंदर ऑयल प्लस गैस दोनों एक साथ निकल जाए। कभी कभार क्या होती है कि ऑयल और गैस दोनों एक साथ निकल जाती है, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेटेड वेल। और कभी कभार क्या होती है सिर्फ और सिर्फ गैस निकल रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसेटेड वेल। नॉन कंडेंसेटेड वेल की एक बहुत बड़ी मिसाल और बहुत इंपॉर्टेंट एक मिसाल इसकी जो है वो है डोर टू हेल, जहन्नम का दरवाज़ा। जहन्नम का दरवाज़ा कहाँ है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन नेशन है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, आज से 50 साल पहले कुछ इंजीनियर्स वहाँ पर गए थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, गैस के रिजर्वायर ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने ड्रिलिंग करते हुए जब ड्रिल किया ना, तो ड्रिल से पूरी ज़मीन हिलनी शुरू हो गई, और ज़मीन हिलने से पूरी जो ज़मीन, बहुत बड़े एरिया, लगभग किलोमीटर बड़ा एरिया था, किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया, पूरी ज़मीन टूट गई। और ज़मीन टूटने के बाद अंदर पूरा गड़ा हो गया, और उस गड़े के अंदर से गैस निकलनी शुरू हो गई बड़ी तादाद में, अलग अलग जगहों से गैस निकलनी शुरू हो गई। तब उन्होंने सोचा तो गैस निकली तेज़ी के साथ, तो हम काम कैसे करें? तो उन्होंने सोचा गैस को जला देते हैं, थोड़ी देर से जलता रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, दूर से कोई माचिस मार दी उस पर गड़े के अंदर, और वो धमाका हुआ, और उसके बाद वो जलना शुरू हो गया ना, पूरा जलना शुरू हो गया। उन्होंने बोला चलो इंतज़ार कर लेते हैं, 3-4-5 घंटे तक बुझ जाएगा। 3-4-5 घंटे हो गए, नहीं बुझा, घर चले गए। अगले दिन आकर देखते तो जली जा रहे। 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, हफ्ते बाद आए, महीने भी बाद आए ना, जल रहा है। फिर उन्होंने उस साइट को ही छोड़ दिया, उस साइट को। यहाँ तक कि 50 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। 50 साल के बावजूद आज भी वो गढ़ा जो है, वो डोर टू हेल जिसको हम कहते हैं, जहन्नम का दरवाज़ा, वो तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है। वो पूरा का पूरा जो है वो जल रहा है आज भी। अंदर यदि कभी देखा होगा, इतना बड़ा सा होल है, तो यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक में दिखाते हैं, उसके अंदर आग लगी हुई है पूरी तरह से। उसको डोर टू हेल कहते हैं। वो एक बहुत सबसे बड़ा नॉन कंडेंसेटेड वेल है, जिसमें सिर्फ गैस निकलती है, और वो हर जगह पर जलती है जैसे जहन्नम का कोई दरवाज़ा हो, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कंडेंसेटेड वेल की, ठीक है? तो बहुत सारे लोग व्लॉगर्स जाते हैं पिकनिक, और पिकनिक वगैरह के तौर पे भी बहुत सारे जो वर्ल्ड टूर करते हैं लोग यहाँ पर जाते हैं दूर से देखने के लिए, कि दूर से साइड से पूरा टूरिस्ट एरिया टाइप का बना हुआ है। दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं तुर्कमेनिस्तान की इस जगह को, कि ये क्या अल्लाह का एक करिश्मा है, कि मुआजिज़ा है, कितने बड़ा पार्ट, कितना गैस उसके अंदर है कि 50 साल से वो जल ही रहा है, तो जल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हुआ अब तक लगातार। अब आते हैं कंडेंसेटेड और नॉन कंडेंसेटेड, समझ में आ गया ना आप लोगों को? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यह हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, और ये मिक्सचर कैसा होता है? फ्लेमेबल होता है। अब फ्लेमेबल होता है तो मतलब जलता है, जलने के काबिल है, तो उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और कैसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल से मुराद घरेलू ईंधन, कि घर में अगर आपको कोई चीज़ जलानी होती है ना, मतलब खाना वगैरह पकाने के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इसको मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल करते हैं, जो फ्लेमेबल है, जिसमें आग लग सकती है, जो जल सकता है, ठीक है? अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है? याद रखो कि नेचुरल गैस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बिकॉज नेचुरल गैस एक मिक्सचर है, एंड वी नो कि मिक्सचर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका क्या होगा? कंपोजिशन। जैसे एयर का फॉर्मूला कोई आपसे पूछे तो आप एयर का फॉर्मूला नहीं बता सकते, बट एयर की कंपोजिशन आप बता सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। सेम इसी तरह से कंपोजिशन बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और ये होती है 95% पर। इसलिए ज़्यादातर बच्चे कहते हैं जो मीथेन गैस है वही सुई गैस है, जबकि ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ 95% है, बाकी गैसेस भी हैं। बाकी इथेन गैस C2H6 ये इसका है 4%, और बाकी अदर गैसेस वो कितनी है?
1% है, तो 100% हो जाएगा। इस अदर गैस में जो सबसे मशहूर गैस है वो है यहाँ पर हमारे पास इथाइल मर्सेप्टेन। इथाइल मर्सेप्टेन, इथाइल मर्सेप्टेन है C2H5SH। आपको मैं ये बता दूं कि कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में जो शुरू के ये दोनों गैसेस हैं, मीथेन इथेन, ये दोनों गैसेस कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, मतलब स्मेललेस हैं, और टेस्टलेस, इनका टेस्ट भी नहीं है। लेकिन आपके घर पे जो गैस आती है इसमें, ठीक है, तो उस गैस का क्या होता है, उसकी एक स्मेल होती है, ठीक है, एक मिनट, उसकी जो है वो एक स्मेल होती है। वो स्मेल किस वजह से आती है? इथाइल मर्सेप्टेन की वजह से आती है, C2H5SH। ये इसको स्मेल देता है एक, और ये स्मेल किस लिए होता है? सेफ्टी पर्पस की वजह से, ताकि सेफ्टी हो जाए, ताकि इसको, अब तुम बताओ क्यों ऐड कर रहे हैं, पता चल जाए। तो बच्चों मैं बता रहा था कि अदर गैसेस में एक गैस चली जाती है इथाइल मर्सेप्टेन, C2H5SH। ये गैस इसको स्मेल देती है, और स्मेल सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, ताकि अगर घर पे कहीं पर आपने कोई घर पे गैस कहीं पर खुली हुई है लंबे अरसे से, किचन वगैरह में, तो अगर आप जाओ तो आपको फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कि एक सुई गैस खुली हुई है, इसके स्मेल आ जाती है। सेफ्टी पर्पस के लिए डाला गया है। मतलब देखा जाए तो ये होता नहीं है, जो ज़मीन से गैस निकाली जाती है ना, नेचुरल गैस, वो होती है ऑर्डरलेस, उसका कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन वो डायरेक्ट वो गैस आपके घर पे ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। वजह क्या है? चूँकि वो डायरेक्ट घर पे ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, तो सेफ्टी नहीं होगी। अगर गैस खुदा ना खास्ता खुला रह गया घर पे, और आपको तो पता ही नहीं लगेगा, आप माचिस जैसे जाओगे धमाका हो जाएगा, हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती है। इसके लिए जानबूझ के क्या करते हैं, जब वो सप्लाई कर रहे होते हैं ना सुई गैस को, तो उसमें ये गैस ऐड करते हैं, ऐड करके भेजते हैं आपके घर पे, ताकि आपको सुई गैस में कि स्मेल जो है समझ में आए, स्मेल फील हो। और उस स्मेल की वजह से क्या होता है कि लंबे अरसे तक अगर आपकी गैस अगर घर पे खुली हुई है, तो आपको पता लग जाता है, फ़ौरन से गेट खोलते हो पता लग जाता नहीं यार गैस खुली है। तो अभी कभी कोई माचिस नहीं जलाएगा, पहले गैस बंद करते हैं सारे गैस के लाइन्स को, खिड़की दरवाजे खोलते हैं, फिर 2-3 घंटे बाद जो है वो माचिस वगैरह जलाना होता है तो चेक कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात सारी। हमारे पास जो है दैट इज पेट्रोलियम, बट इसके बारे में बातें सुन लें ज़रा। थर्ड हमारे पास नेचुरल सोर्स है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। नाउ लिसन एवरीबॉडी, नो डिस्कशन नाउ। पेट्रोलियम दो वर्ड से निकला, पेट्रो और ओलियम। फर्स्ट इज पेट्रो, पेट्रो मीन्स होता है रॉक, और ओलियम, ओलियम से मुराद होता है ऑयल। पेट्रोलियम रॉक ऑयल, चट्टानी तेल, बिकॉज चट्टानी इलाकों से ज़्यादा निकलता है, रॉकी एरिया से निकलता है। पेट्रोलियम इट इज़ आल्सो अ फॉसिल फ्यूल, बता दिया मैंने आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलता है, उसके डिकम्पोजिशन से ज़मीन के अंदर ये पैदा होता है, और फॉसिल फ्यूल है। और ये कैसा है? ये भी नॉन रिन्यूएबल है, इसका मतलब कि एक बार ख़त्म हो गया दोबारा नहीं आएगा दुनिया में, ठीक है। पेट्रोलियम, इसी पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है, ब्लैक गोल्ड, बिकॉज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इन्हिसार आज के दौर में इसी पेट्रोलियम पर होता है ना। 1980s से पहले दुबई के जो लोग थे, दुबई, अबू धाबी, शारजा, इन कंट्रीज़ के लोग, या कुवैत वगैरह, ये सारे ये कंट्री क्या करते थे? बहरी कज़ाक थे, बहरे लुटेरे थे यहाँ के लोग। खलीज फ़ारस में इनकी कश्तियाँ होती थी, खलीज फ़ारस से जब भी कोई कश्ती गुजरती थी उसको लूट लेते थे, और लूट कर पैसे ज़िंदगी गुजारते थे। बस लुटेरे थे सबके सब, दुबई वाले, अबू धाबी वाले, शारजा वाले, कुवैत वाले, ओमान, बहरीन वाले, सब कतर वाले, सब। 1980s के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पेट्रोलियम निकलना शुरू हुआ इन कंट्रीज़ में, और जब यहाँ पेट्रोलियम निकलना स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज दुबई आप जाओ, अबू धाबी जाओ, शारजा, कुवैत, कतर जाओ, बहरीन जाओ, बिल्कुल एक डिफरेंट ही आपको एक माहौल मिलता है, जैसे वेस्टर्न नेशंस को ही होते हैं, जस्ट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम की वजह से, ठीक है। इसलिए हम उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया 1960s से पहले तक हज की कमाई पे होता था। हज से वो जो वो कमाते थे बस वही कमाई होती थी, लेकिन अब हज की कमाई पर उनका कोई इन्हिसार नहीं है। अभी जैसे देखो 1000 लोगों ने, कुछ लोगों ने मतलब हज किया है, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कोई इकोनॉमी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि उनका अब जो मेन जो, हाँ महंगा होता है की वजह है कि उसको एज आ वो इकोनॉमिकल बनाए हुए अपना, उससे भी कमाना चाहते हैं वो, एक सिंपल सी बात है। दोनों कंट्री, पाकिस्तान अलग अर्निंग कर रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब 1980s 60s के बाद जब वहाँ पर पेट्रोलियम निकला, तो आप देख सकते हैं कि फिर कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुई सऊदी अरब के अंदर। अगर आज आप रियाद चले जाओ, जिद्दा जाते हैं, दमाम जाते हैं, मदीना मक्का जाते हैं, तो वहाँ रेगिस्तान के अंदर उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दी और क्या क्या बना दिया।
लगेगा नहीं कि ये रेगिस्तान और चटियल मैदान है, ये रेगिस्तान है और चटियल मैदान है, ये आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, काला धोना, काला सोना या काला धन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसके बारे में इसलिए पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी इसमें पढ़ने के लिए। तो जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं बच्चों, तो पेट्रोलियम खुद क्या है, ज़मीन के अंदर से जब निकलता है, तो ज़मीन के अंदर जब निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल, खाम तेल। और एक क्रूड ऑयल कैसा होता है, ये क्रूड ऑयल डार्क ब्राउन विस्कस फ्लूइड होता है, डार्क ब्राउन कलर का गाढ़ा सा ये फ्लूइड होता है। और कैसा होता है, जब ज़मीन से निकलता है तो ये नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता भी नहीं है। अगर ये जलता नहीं है तो फिर हम इसको एज आ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वैसे तो बहुत बेकार सी चीज़ है कि अगर अगर ज़मीन के अंदर आप खुदाई करो और ज़मीन के अंदर से निकल जाए तो उस सूरत में आप बोलोगे क्या गटर का पानी निकल गया, देखिए किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल बेकार, डार्क ब्राउन कलर का विस्कस फ्लूइड, माचिस मारो जल भी नहीं रहा। तो एक्चुअल में ये आपकी भूल है कि वो चीज़ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यही जो पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल जो निकलता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 500+ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, 500 तरह के हाइड्रोकार्बन्स आप इसी पेट्रोलियम से निकाल लेते हो, ठीक है। इसी पेट्रोलियम के अंदर से निकलता है पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, जेट फ्यूल, डीजल, केरोसिन ऑयल, हैवी गैस ऑयल, टार, एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट, बहुत कुछ निकलता है, केरोसिन ऑयल, डीडीटी, जेट फ्यूल, बहुत कुछ निकलता है। तो हम डिस्कस करेंगे सब, जितना नाम मैंने लिया, एक दो अगर आवाज़ आपको समझ में आई तो ये सब इसमें से निकलता है, ठीक है। तो 500 तरह की चीज़ें निकलती हैं, वो सारी बात हम नहीं जानते कि वो 500 कौन कौन सी चीज़ें हैं, बट 500+ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, अभी थोड़ा सा समझ लो, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। मैंने बताया था कोल टार के अंदर से 200 तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसके अंदर कोई रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है जैसे कि, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक, जो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होती है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिसमें रिंग नहीं होगी, बल्कि उसमें क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा या ओपन चेन होगा, मतलब कार्बन 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 ये सीधे लगे होंगे। तो इस तरह के 500 तरह के हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन वाले कहाँ से निकल जाते हैं आपके पास, पेट्रोलियम के अंदर से निकल जाते हैं। इसके लिए हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है। बात समझ आ गई? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मैंने बताया था कि जब ज़मीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता, यूजलेस होता है। अगर हम उसको रिफाइन करते हैं तो आफ्टर रिफाइनिंग हम क्या करते हैं, उसके अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो सेपरेशन कैसे की जाती है, तो एक बड़े मशीन के अंदर की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको डिस्टिलेशन कॉलम भी हम उसको कहते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ये काम किया जाता है, जैसे कैलटेक्स, शेल, बाइको, टोटल, पार्को, बहुत सारे होते हैं अलग अलग नाम से, PSO वगैरह। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। अब वो किस तरह की जाती है, पाकिस्तान में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जिसके अंदर ये वर्क किया जा रहा होता है। पंप में क्या होता है कि पंप जो है उसमें लिखा होता है नाम, जो है कैलटेक्स जो लिखा हुआ है, शेल लिखा हुआ है, तो असल में वो रिफाइनरीज के नाम है जहाँ से वो रिफाइन होकर आ रहे हैं। तो डिफरेंट जगह पर पंप्स में वो कंज्यूमर्स को बेचने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे शेल है, शेल के पंप आपको मिलते हैं, बट शेल की जो मेन इंडस्ट्री है वो आपको हॉक्सबे के करीब आपको मिलेगी, हॉक्सबे के पास है जो शेल की बड़ी कंपनी जहाँ से रिफाइनरी होती है पेट्रोलियम की। तो रिफाइन कैसे करते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। हाउ टू रिफाइन, कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, तो बहुत सारे लोगों का इसमें इस्तेमाल होता है। आपने बचपन से सुना होगा कि बहुत सारे फील्ड के स्कोप के बारे में, कि 25 तरह की इंजीनियरिंग की फील्ड होती है NIT के अंदर। अब वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन से फील्ड वाले क्या काम करते हैं, और हर शख्स जब मिलकर काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक तरह से फिर वो पूरा काम आगे चलता है, बनता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ इस पेट्रोलियम कंपनी को ले लें, रिफाइनरी को ले लें, तो इस रिफाइनरी के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो एक ऐसे बंदे का होता है जिसने BS किया होता है जियोग्राफी में, ठीक है, जिसका BS होता है ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि सबसे पहले हमें चाहिए होता है नक्शा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है नक्शा या मैप, ठीक है। तो मैप से हम क्या करते हैं कि मैप से पता लगता है, वो टोपोग्राफी उसकी होती है कि किस जगह पर जो है वो मिट्टी ज़्यादा है, किस जगह पर रॉकी रीजन ज़्यादा है। तो जब तक मैप नहीं आपके पास आएगा, आप कहीं पर भी पेट्रोलियम की रिफाइनरी करने के लिए, आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो मतलब जिस बंदे ने BS किया होगा ज्योग्राफी से कराची यूनिवर्सिटी में, और इसके लिए परसेंटेज आपको लेट से 55% चाहिए होती है इंटर में बस,
तो एडमिशन हो जाता है इसमें। 4 साल की डिग्री होती है, मैप बनाना सीख जाते हो, GIS वगैरह, लोकेशनिंग, GPS सिस्टम वगैरह ये सब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतने परसेंटेज वाले बंदे को चाहिए, मतलब जब तक ये C ग्रेड वाला बंदा काम नहीं शुरू करेगा तब तक पेट्रोलियम कंपनी आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि मैप ही सबसे पहले ये बना रहा है, ठीक है। हर बंदे का होना ज़रूरी है। मतलब अब इसने मैप बना लिया, अब मैप बनाने के बाद उसने मैप में लोकेशन क्रॉस डाल दिया कि भाई यहाँ पर पेट्रोलियम निकलेगा। अब डायरेक्ट वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन लेकर नहीं पहुँच जाएंगे, पहले हम चेक करेंगे वाकई में पेट्रोलियम है कि भी कि नहीं है, कंफर्म करने के लिए। तो दूसरा बंदा आ जाएगा जिसका जियोग्राफी, जियो मतलब होता है ज़मीन और ग्राफ मतलब नक्शा बनाना। जियोग्राफर क्या होता है? ज़मीन का नक्शा बनाता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजी, जियो मतलब होता है ज़मीन और लॉजी के मतलब होता है स्टडी, जो ज़मीन की स्टडी करता है। मतलब वहाँ पर वो जाएगा बजाते खुद, और वहाँ पर जाने के बाद उसकी मिट्टी उठाएगा 1 चम्मच और उसको लेकर लैब में आएगा और टेस्ट करेगा। तो ज़मीन की मिट्टी से वो देखकर ये बता सकता है कि ज़मीन के नीचे क्या कुछ मौजूद है। और 4 साल तक वो लोग यही पढ़ते हैं, जियोलॉजी, पत्थर वगैरह के बारे में, मिट्टी वगैरह के बारे में, डिफरेंट तरह की। और उसके लिए परसेंटेज आपको 68% पे आपका एडमिशन हो जाता है जियोलॉजी में। KU के अंदर होता है जियोलॉजी, इससे कम पे भी हो जाता है, फेडरल उर्दू में भी जियोलॉजी है, सही है। अब उसके बाद पता लग गया कि भी कंफर्म यहाँ से पेट्रोलियम निकल सकता है, जियोलॉजी से काम खत्म। उसने सैलरी लेनी है, वो सैलरी ले ली उसने, उसकी सैलरी उतनी होगी जितनी इंजीनियर की होती है, बराबर सैलरी होती है सबकी। तो काम वो भी तो बराबर का ही कर रहा है ना उसके, उसका भी इसके ज़रूरी काम है। अगर वो छोड़ के चले जाए कि मैं जॉब नहीं कर रहा, तो उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा ना। क्योंकि सिर्फ इसी को पता होगा कि मिट्टी को टेस्ट कैसे करना है और कैसे बताने कि उसके नीचे कौन से खजाने छुपे हैं। तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट बंदा जो इंजीनियरिंग का काम अब यहाँ से शुरू होगा, जिसने BE किया होगा पेट्रोलियम में, जिसको हम पेट्रोलियम इंजीनियर कहते हैं। वो आजकल NID में जैसे 81% पे फील्ड चल रही है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तब पेट्रोलियम इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो ज़मीन को, वो उसका काम होता है रिगिंग करना, रिगिंग एंड ड्रिलिंग। वो ले आएगा बड़ी बड़ी मशीनें, करान वगैरह लेगा, क्रेन्स वगैरह, क्रेन्स में ड्रिल लगे होते हैं, वो टक 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 ड्रिल करते हैं ना, ज़मीन के अंदर वो ड्रिल जा रहा होता है, और 200 मीटर नीचे तक ज़मीन के एटलीस्ट जो है वो ड्रिलिंग करके आखिरकार उसके अंदर से पेट्रोलियम निकाल रहे होते हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियर का काम क्या होता है? तो 4 साल तक सिर्फ यही पढ़ते कि ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम निकालना किस तरह से, बस एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। और निकालने के बाद क्या करेगा? उसको डाल देगा वो किसी टैंकर के अंदर। बहुत सारे टैंकर खड़े होंगे, शेल लिखा होगा उसके ऊपर, ये कैलटेक्स है जिसका भी है वो PSO का, उसके अंदर वो डाल देगा वो। तो सारा का सारा ये काम पेट्रोलियम इंजीनियर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको ड्राइवर होगा, उसमें बैठा हुआ गाड़ी में ट्रक लेकर क्या हो जाएगा, उसका ड्राइवर भी ज़रूरी है, मतलब तो लेकर तो इंजीनियर तो लेकर जाएगा नहीं ना पेट्रोलियम, वो ड्राइवर क्या करेगा आखिरकार? वो पूरा लेकर वहाँ से वो पेट्रोलियम को लेकर वो कंपनी चला जाएगा, रिफाइनरी जो है, अब वो शेल, कैलटेक्स, किसी के भी रिफाइनरी जा सकते हैं जहाँ पर उसको लेकर जाना है। अब वहाँ पर जाने के बाद काम शुरू होगा एक और इंजीनियर का, दैट इज़ BE केमिकल इंजीनियर, ठीक है। तो यस, मेरा काम जिस तरह से हम कह सकते हैं, वैसे तो मेरा काम टीचिंग है नहीं, सिंपल, आपको मैंने से पहले ही बताया था कि मेरा काम होता है, केमिकल इंजीनियर्स का काम क्या होता है? टू ऑपरेट केमिकल इक्विपमेंट्स। केमिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना उनका काम होता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इंसान जो डिग्री लेता है वो काम नहीं कर रहा होता, 50% से ज़्यादा ऐसा ही है, डिग्री कुछ और काम कुछ और है, ठीक है। तो ऐसा चूँकि पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह से है कि हमें करना पड़ता है, ठीक है। हम सिर्फ पैसे को सोचते हैं ना, भाई कहाँ पैसे ज़्यादा है, बंदा वही काम करे, उसके बाद भले डिग्री जो ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम अलग लॉजिक पे चलते हैं पाकिस्तानी थोड़े से, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बजाय मैं किसी जॉब करने की। तो BE केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो BE केमिकल इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो उसकी परसेंटेज 82% तक है NID में। तो क्या होता है कि अब वो बंदा क्या करता है, ही नोज हाउ टू ऑपरेट दिस केमिकल इक्विपमेंट, वो जानता है कि उसको किस तरह से इस केमिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, किस तरह इसको चलाना है, वो पूरा काम केमिकल इंजीनियर का है। अब यहाँ तक काम हो गया। अब केमिकल इंजीनियरिंग के बाद अब सबसे टॉप से कुछ पेट्रोकेमिकल्स निकल जाते हैं। इन पेट्रोकेमिकल्स की क्या की जाती है? इनको पॉलीमर करते हैं, इनको पॉलीमराइज करते हैं, और पॉलीमराइज करने के बाद इसके अंदर से मुख्तलिफ प्लास्टिक निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग इंजीनियर होता है, उसको कहते हैं BE पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, ये पूरा नाम है इसका। तो पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो सबसे टॉप से जो पेट्रोकेमिकल्स निकल रहे हैं उनकी वजह से वो प्लास्टिक बनाता है, प्लास्टिक्स वगैरह। ये परसेंटेज थोड़ी कम 79% पे इसका हो जाता है, ठीक है। ये है पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल। ये वो फील्ड्स हो गए जो कि सिर्फ हमें कहाँ पर चाहिए? पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर चाहिए। अब कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो मदर फील्ड कहलाते हैं। मदर फील्ड क्या है? जो हर कंपनी में लाजमी होगा, वो चाहे कोई भी कंपनी हो उसमें लाजमी होता है। उसमें से जाहिर सी बात है, उसमें से एक है मदर फील्ड्स के अंदर एक है इलेक्ट्रिकल। अब जाहिर सी बात है कि अब इसको चलाना है, अगर इस कंपनी को चलाना है अगर, ठीक है, तो इसको बिजली भी चाहिए होगी, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होंगे ना सारे इक्विपमेंट्स।
तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है पावर जनरेशन एंड इट्स ट्रांसमिशन। उसको पता होता है किस तरह से पावर्स को जनरेट करना है, किस तरह से बिजली बनानी है और बिजली बनाने के बाद उसको ट्रांसमिट कैसे करना है वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हर कंपनी में चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करनी पड़ेगी, पावर जनरेट करना पड़ेगा और उसको ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा डिफरेंट जगहों पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगाकर, है ना, ऐसे ही होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है कि अब इसको ज़मीन पर रखा गया। अब जिस ज़मीन पर रखा गया बहुत बड़े इक्विपमेंट है, ये छोटा तो है नहीं है, 3 फ्लोर बिल्डिंग कितना बड़ा होता है, ये पूरा स्टील का बना होता है। अब ज़मीन पे रखेंगे तो ज़मीन इसके झटकी की वजह से ज़मीन पे सुराख ना हो जाए, कि ज़मीन ही जो है वो कहीं क्रैक ना हो जाए या दीवारें ना हिल जाए। तो क्या उसका मतलब क्या होगा कि इसकी ज़मीन को पूरा तैयार करना पड़ेगा, उसकी दीवारों को, उसकी छत को तैयार करना पड़ेगा जहाँ पर उसको रखा जाएगा। ये पूरी कंस्ट्रक्शन का काम आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सिविल इंजीनियर, है ना। जैसे सर मुनीर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो सिविल का काम होता है वो पूरी कंस्ट्रक्शन जानते हैं हर चीज़ की, किस तरह से कंस्ट्रक्शन इंजीनियर असल में सिविल इंजीनियर ही होता है। अब इसके अंदर उसके सब फील्ड है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, या फिर इस तरह से अर्बन इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर के सब फील्ड्स हैं वो सारी। अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। अब इसमें अब इसके अंदर कोई फ्लूइड्स हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल को यहाँ तक ट्रांसफ़र करवाना है, तो पंप लगे होंगे, मोटर लगा होगा जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा। और जहाँ कोई मूविंग बॉडी आ गई किसी भी कंपनी के अंदर, वहाँ काम आ गया मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है? मूविंग बॉडी को देखना। अगर कहीं पर भी मूवमेंट हो गए तो वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है उसको देखभाल करना, चाहे वो मोटर हो चाहे वो पंप हो, उनकी पूरी तरह से देखना। तो बड़े बड़े मोटर और पंप लगे होते हैं उसके अंदर, जिसको मैकेनिक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो बना रहा होता है, मेंटेनेंस कर रहा होता है। परसेंटेज इलेक्ट्रिकल की परसेंटेज 83.4 है, इसकी सिविल की परसेंटेज जो है वो अभी फ़िलहाल 81.5% तक है, मैकेनिकल 83.5% पर है। ठीक है, ये अच्छे मदर फील्ड जो है ना वो हाई परसेंटेजेस पे होती हैं, क्योंकि मदर फील्ड है ना, इनकी जॉब हर जगह पर लग जाती है आराम से। इस तरह से लास्ट, अब जाहिर सी बात है कि जो पूरे का पूरा मशीन है ये ऑपरेट किया जा रहा हो किसी कंट्रोल रूम से। कोई कंट्रोल रूम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ LEDs लगे होते हैं, पैनल्स लगे होते हैं, बटन्स लगे होते हैं। तो प्लांट ऑपरेटर क्या कर रहा होता है? उसको ऑपरेट कर रहा होता है। अब अगर उसके LED में मसला आ जाए, LED में मसला आ गया, या फिर उसके पैनल्स में मसला आ गया, सर्किट में मसला आ गया, तो सर्किट को बनाने वाले भी तो होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम ये नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है पावर जनरेट करना हाई अमाउंट में, 10,000 वोल्ट या जितना भी, और उसको ट्रांसमिट करना बस। आप छोटे छोटे सर्किट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं देखेगा, उसके लिए अलग इंजीनियर हमारे पास होते हैं, लो वोल्टेज DC वोल्टेज पर जो काम करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम क्या होता है? पैनल्स और बोर्ड्स और सर्किट्स होता है ना, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये फ़र्क है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, दोनों अलग अलग होते हैं NED के अंदर। ठीक है, परसेंटेज NED के अंदर जो है उसकी 81% पे क्लोजिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, समझ में आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, हर फील्ड का कोई ना कोई स्कोप है, कहीं ना कहीं काम है। इस केमिकल रिफाइनरी की बात जब हम कर ले तो हमें कितने तरह के लोग मिलते हैं जो अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। तो कोई बोलता है इसका स्कोप बड़ा है, इसका स्कोप बड़ा है। स्कोप तो सभी का है, सभी की ज़रूरत है मुल्क को। किसी एक को भी हटा दोगे तो काम नहीं बनेगा आगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप कोई भी जॉब, कोई भी डिग्री लेते हो, उसकी जॉब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है। सही है, सर्च करना पड़ता है, बस एक बात है। अच्छा नाउ लिसन, अब करते कैसे रिफाइन? रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल को हम डालते हैं हीटर के अंदर। हीटर में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, यहाँ तक कि सारा लिक्विड जो होता है क्रूड ऑयल वो गैस बन जाता है, और उस गैस को हम फीड प्लेट के थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ पर एक गैस की सूरत में जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, शुरू में ये ओपन एरियाज़ होते हैं, यहाँ से ओपन होता है, कैप लगा होता है उसके ऊपर, डिफरेंट कैप्स होते हैं, ये कैप्स खुले होते हैं, और सारे के सारा गैस जाकर कहीं कहीं पर हर जगह पर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर जमा हो जाता है। और जब ये जमा हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, बटन दबाकर हम ये सब बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। अब क्या होता है कि सारे के सारे जो सब्सटेंस है, इसके मिक्सचर है, वो अपनी रियल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जो उनकी अपनी स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है उस स्टेट में आ जाते हैं। फीड प्लेट से ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है रेक्टिफाइंग सेक्शन, फीड प्लेट से नीचे वाला सेक्शन कहलाता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। एक सेकंड, रेक्टिफाइंग सेक्शन में क्या होता है कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाले सारे कंपोनेंट्स ऊपर से सेपरेट हो जाते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स सारे नीचे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से लेस कार्बन एटम्स वाले कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस ऊपर से सेपरेट हो जाते हैं, और मोर कार्बन एटम वाले फ्रैक्शनल जो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं वो नीचे से सेपरेट हो जाते हैं। अब जैसा मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें निकल, तुम्हारा सवाल क्या है? सर एक ही पोर्शन में लिक्विड और गैस एक साथ करने नहीं ऐसा हो सकता, चूँकि जाहिर सी बात है जो गैसेज होती हैं ना, अब गैसेज की अपनी डेंसिटी होती है ना, अब गैसेज सारे वैसे सारे गैसेज हैं, अभी सारे गैसेज हैं ना,
लेकिन गैसेस की भी अपनी डेंसिटी होती है, गैसेस का भी अपना वेट होता है। तो जो किसी सॉलिड से गैस हमने बनाया ना, तो उसकी गैस भी बहुत ज़्यादा हैवी होगी, तो वो नीचे रहेगी, और जो गैस से गैस बना होगा तो वो ऊपर ही रहेगा। डेंसिटी के लिहाज से मतलब मैं कह रहा हूँ कि लेस डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी वाले। तो थोड़ी देर के बाद सारे कैप जब बंद करेंगे तो हर तरह के फ्रैक्शंस यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। ये पूरा बड़ा स्टील का बना होता है, ये 2 फ्लोर 3 फ्लोर बिल्डिंग के इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट रेंज के तबार से हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें निकलनी है। सबसे टॉप से गैसेस निकल जाती हैं, ऊपर निकलता है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स किससे कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कुछ गैसेस होती है, मीथेन, इथेन, इथीन, इस तरह के गैसेस होते हैं। ये गैसेस क्या होते हैं? इन्हीं गैसेस को पॉलीमराइज करके इससे हम प्लास्टिक बनाते हैं। इसको ऊपर से निकलते हैं, इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स वो पेट्रोलियम के ऐसे केमिकल जिनकी मदद से दूसरे कंपाउंड बनाए जा सकें। डायरेक्ट यूज़ नहीं करते इनको हम। इनको डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय इनकी मदद से हम कुछ और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको पॉलीमराइज करके, पॉलीमराइजेशन करके हम इनको, जैसे इथीन निकलता है इसके अंदर से, इथीन को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बना लेते हैं। पॉलीथीन जिसके शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं हमारे, उसके नीचे से निकलता है एलपीजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी आपको पता है तो 2 तरह के गैसेस फ्यूल है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सीएनजी और एक एलपीजी। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो तो जो आपका घर का जो गैस आती है ना, डोमेस्टिक गैस, उसी गैस को हाई प्रेशर पे भर देते हैं तो वो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, वो गैस ही होती है। इस तरह से एलपीजी भी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी ज़्यादातर आपने सिगरेट के लाइटर में देखा होगा। सिगरेट लाइटर के अंदर होता है ना एलपीजी, वो एलपीजी होता है। अच्छा, वो भी गैस है? आप बोलोगे सर वो तो लिक्विड होता है। हाई प्रेशर पे उसको डाला जाता है, हाईली कंप्रेस किया जाता है, और जब गैसेस को हाईली कंप्रेस करता है तो वो लिक्विड बन जाता है। इसलिए अगर आप तोड़ोगे ना, जी कभी आप तोड़ोगे तो फट जाता है वो, या फिर उसमें से लिक्विड निकलती है तो फ़ौरन से हवा में उड़ जाता है। ये नो यस, वो मॉइस्चर होता है उसका जो कि कॉन्टेक्ट अलग हो रहा होता है। या कभी कभार होता है कि रिफ़िल भी कर रहे होता है, कभी लाइटर को रिफ़िल करता है ना अलग से, वो पीछे तरफ जो है वो छोटा सा होल होता है उसके अंदर, तो कभी कभार निकल भी जाता है तो हाथों में लग जाता है, ठंडा ठंडा लगता है, तो वो फ़ौरन से उड़ जाता है हवा में। जैसे कि वो गैस है, अंदर वो लिक्विड है, लेकिन उसको अगर ऐसे हवा में छोड़ दोगे तो वो फ़ौरन से गैस बन के उड़ जाएगा। तो उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम से निकली हुई ऐसी गैस असल में ब्यूटेन होता है, C4H10, ब्यूटेन लाइटर भी उसको कहा जाता है। तो ब्यूटेन वैसे गैस है, बट उसको कंप्रेस करके लिक्विफाई करके उसको जो है वो लिक्विड बना दिया जाता है, उसको एलपीजी कहते हैं। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ भी एलपीजी पे चला करती थी, हाईरूफ वगैरह, कैरी वगैरह पुरानी ना, लेकिन बड़ा डेंजरस होता है, ये हादसे हो सकते हैं एलपीजी से। तो अब बैंड लगा हुआ है, नॉर्मली एलपीजी को लगाने की इजाज़त नहीं है गाड़ियों वगैरह पे, जुर्म है मतलब इसको लगाना। हाँ, अल्कोहल होता है वो, एरोसोल स्प्रे के अंदर अल्कोहल्स। उसके बाद जेट फ्यूल। जेट फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हवाई जहाज़ में। जहाज़ का फ्यूल हल्का होता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट गैसोलीन। गैसोलीन जिसको आप लोग क्या कहते हैं? गैसोलीन अमेरिकन्स कहते हैं, और ब्रिटिश इसी को क्या कहते हैं? पेट्रोल। तो ये अमेरिकन ब्रिटिश का पंगा इसके अंदर है। अब अमेरिका जाओगे ना तो अमेरिका में कहीं पर पेट्रोल नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा गैसोलीन। अब आप पेट्रोल बोलेगा तो समझेगा भी कोई नहीं। अगर आप कहते हैं ना जस्ट फिल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन माई मोटर बाइक टैंक, तो वो नहीं समझ पाएंगे, उनको कहना पड़ेगा 1 लीटर ऑफ गैसोलीन। तो वो गैस भी लिखा होता है कभी कभार। नॉर्मली अगर कभी आप देखो ना फिल्मों वगैरह पे पेट्रोल पंप के ऊपर गैस लिखा होता है, लेकिन निकल रहा पेट्रोल होता है उसके अंदर से, वो गैसोलीन को शॉर्ट में गैस बोल रहे होता है, या गैस खत्म हो गई। कार रेसिंग अभी गेम करो ना तो उसमें गैस मीटर लगा होता है, गैस कम हो रही है, तो वो लेके वो गैस नहीं कम हो रही होती, वो पेट्रोल कम हो रहा होता है, वो गैस या गैसोलीन बोलते हैं उसको शॉर्ट में, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। गेम्स वगैरह में नॉर्मली दिखता है इस तरह से। जब आप इसमें देखो कि पेट्रोल की जब बात कर लो तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है, अमेरिकन बेस्ड जो कंपनी होती है ना उनके में गैसोलीन लिखा होता है। जैसे बाइको पेट्रोलियम, बोर्ड ऑफिस पे इसका पंप है, बोर्ड ऑफिस पे जब बताऊँगा ना बाइको पेट्रोलियम पे, तो उस पर देखो उसमें लिखा होगा गैसोलीन 105 रुपीज़, वहाँ पेट्रोल नहीं लिखा होता उसके अंदर। तो आप बोलोगे गैसोलीन क्या लिखा हुआ है? तो गैसोलीन अमेरिकन इंग्लिश में, चूँकि वो अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड पर चलती है बाइको पेट्रोलियम, ठीक है। तो गैसोलीन और पेट्रोल दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है उसके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही है, ज़्यादातर लोग दुनिया में पेट्रोल ही इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन, कैरोसिन किसे कहते हैं? मिट्टी का तेल। ये उसके थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पेट्रोल से थोड़ा गाढ़ा ही होता है। मिट्टी के तेल के बाद क्या है? डीजल। डीजल और ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा सा होता है। जनरेटर में डीजल, बड़े बड़े जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं डीजल। इस तरह बड़ी गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में डीजल इस्तेमाल होता है। वो उससे गाड़ी में, बाइक वगैरह भी साफ़ करते हैं ना बारिशों के मौसम में, ताकि जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। तो वो डीजल ब्राउन टाइप का होता है वो, ठीक है। डीजल के बाद
नेक्स्ट है हैवी गैस ऑयल। वैसे हैवी गैस ऑयल अनयूजेबल है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है ये। लेकिन इसी हैवी गैस ऑयल की क्रैकिंग करके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, कि इसी हैवी गैस ऑयल की क्रैकिंग करके हम इससे बेनिफिट या यूजफुल कंपोनेंट हासिल कर सकते हैं। इसी हैवी गैस ऑयल की अगर तुम क्रैकिंग कर दोगे, क्रैकिंग में क्या करते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर देते हैं। तो जब हम इसकी क्रैकिंग करते हैं तो हम इससे पेट्रोल या गैसोलीन भी हासिल कर सकते हैं। और यही था, एंड दिस वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो आपको पता है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो फाइनल ईयर में, चौथे साल में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे आपको जो है डिग्री नहीं मिलेगी इंजीनियरिंग की। प्रोजेक्ट में आपको कुछ नया करके दिखाना होता है इंजीनियरिंग की दुनिया में। तो अब हर बंदा अलग अलग काम करते हैं। मेरी जो कि केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड थी, तो मैंने क्या किया कि भाई इसी मेरा टॉपिक जो था फाइनल ईयर का वो था हाइड्रो क्रैकिंग ऑफ हैवी गैस ऑयल। ये जो हैवी गैस ऑयल यहाँ से निकलता है ना, इसकी मैंने हाइड्रो क्रैकिंग की थी। 5 बंदों का ग्रुप होता है, तो हमने उसकी हाइड्रो क्रैकिंग करके क्या किया था, इसमें से गैसोलीन को अलग किया था, एक यूजलेस कंपोनेंट में से यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट किया था। तो ये पूरा काम होता है, 400 पेज की थीसिस लिखनी होती है, उसके लिए पूरा डिटेल होता है, इंडस्ट्री का विजिट करना होता है। इसलिए इंजीनियर्स की जो है ना वो इसलिए आराम से उसकी डिग्री नहीं मिलती जब तक कि आप FYP सॉल्व ना करो। ये हर जो आपके घर में किसी ने, भाई बहन किसी ने किया है अगर इंजीनियरिंग, तो लाजमी उन्होंने FYP किया होगा। आप पूछ भी सकते हैं कि भाई आपका क्या था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो आपको हर बंदा अलग अलग बताएगा कि मेरा ये था, मेरा ये था, सबका अलग होता है। तो मेरा था हाइड्रो क्रैकिंग ऑफ हैवी गैस ऑयल, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो पूरा हमने इसको थीसिस किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था। हैवी गैस ऑयल के बाद उसके नीचे निकलता है पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स क्या है? वैक्स देखो बच्चों 2 तरह का होता है। एक तो वैक्स होता है बीज वैक्स। बीज वैक्स किसे कहते हैं? शहद की मक्खी। शहद की मक्खी के छत्ता जो होता है ना, उसमें शहद होता है ऊपर से, और जब सारा शहद निकाल दो उसका, तो उसमें बच जाता है वैक्स, उसको बी वैक्स कहते हैं। उसको नॉर्मली वो बहुत महंगा आता है, उसको हम डेली लाइफ में मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस मोम को उसको हम इस्तेमाल करते हैं शू पॉलिश के अंदर, चेरी ब्लॉसम में, और शू पॉलिश में इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो शाइनिंग होती है ना शूज़ की में, जो शाइनिंग आती है शू पॉलिश में, वो बीज वैक्स की वजह से आती है। 9th क्लास में MCQs भी याद किया होगा आपने कि शाइन जो प्रोड्यूस करता है वो बीज वैक्स प्रोड्यूस करता है। चेरी ब्लॉसम के अंदर, कीवी के अंदर, डिफरेंट जो हमारे पास वो होते हैं शू पॉलिशेस होते हैं। इस तरह पैराफिन वैक्स है, अच्छा ये तो वो बीज वैक्स होता है। पैराफिन वैक्स अलग चीज़ है। पैराफिन वैक्स से हम क्या करते हैं, मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं। इससे हम नॉर्मली मोमबत्ती बनाते हैं पैराफिन वैक्स से, ठीक है। और वैसे नॉर्मल चर्बी से भी बना लेते हैं बहुत सारे लोग, तो है ना, चर्बी से बनाने, लेकिन चर्बी से जो मोमबत्ती बनती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। पहली बात तो वो 1 मिनट के अंदर पूरा पिघल जाता है। दूसरा जो है वो काला काला धुआं भी निकालता है, और चटचटाने की आवाज़ भी करता है, वो चट 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 आवाज़ आती है। वो कहता है भाई यार 2 नंबर मोमबत्ती ले आया उठा के, तो 10 रुपये का मिल जाता है बहुत सारा। तो वो सस्ता है, लेकिन वो चर्बी से बना होता है जो, और पैराफिन से जो बनता है वो महंगा आता है, वो लंबे अरसे तक चलता रहता है, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स इसको हम कहते हैं। इसी के जैसे बिल्कुल सही आशिर ने कहा कि वैसलीन, और जो वैसलीन होता है वैसलीन भी इसी से बनाते हैं, लेकिन पैराफिन वैक्स होता है काला, ब्लैक। तो इस पैराफिन वैक्स में एनिमल चारकोल डाल के इसको क्या करते हैं, डिकलराइज करते हैं, कलर रिमूव करते हैं, पेट्रोलियम जेली बनाते हैं ना, वैसलीन जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम जेली भी इसको कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास बचता है एस्फाल्ट या टार, जिसको हम लोग बोलते हैं डामर। 1 मिनट, जिसको हम लोग कहते हैं एस्फाल्ट या डामर। अब बच्चों जो डामर होता है ना, एस्फाल्ट या टार जिसको हम कहते हैं, ये डामर कहलाता है, ठीक है। इससे हम रोड्स वगैरह बनाते हैं। मैंने तो लोगों को बताया था, ब्लैक कलर चढ़ाते हैं जो क्रश के ऊपर, फिर रोड कलर चढ़ाते हैं, रोड तो बनाते हैं इससे। इसके अलावा एक और काम होता है, इसी टार से, इसी टार का कलर हम ख़त्म करके इससे हम बनाते हैं बबल गम या च्युइंग गम। तो च्युइंग गम जो होता है ना वो टार एस्फाल्ट ही होता है, लेकिन उसका कलर रिमूव करके उसके अंदर डिफरेंट तरह के फ्लेवर डाल के हम डिंग डोंग और फ्रेशअप बना देते हैं, ठीक है। वो यही टार होता है, निकोटीन होता है उसको कहते हैं। बस समझ में आ गई सबको कंप्लीट?